सो अब हम एम्पलीफायर्स पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने ट्रांजिस्टर्स के ऊपर जो स्टडी किया, पहले डीसी एनालिसिस जिसमें कि क्यू पॉइंट्स फाइंड आउट करना और उसका स्टेबलाइजेशन, तो डिफरेंट पैरामीटर्स जो उनकी डिस्टर्बेंस जो है उनकी वजह से एम्पलीफायर की जो ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब होती है, तो वो स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स हमने फाइंड आउट की, उसमें एनालाइज किया। फिर उसके बाद हमने एम्पलीफायर सर्किट्स डिफरेंट मोड्स में, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में हमने कवर किए, जिसमें कि हम सिंपल एम्पलीफायर सर्किट्स को एनालाइज कर रहे थे। उसके बाद हमने कुछ मॉडलिंग टेक्निक्स यूज़ की, तो जो कि हम एम्पलीफायर्स के फॉर स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, तो इस टॉपिक में हम अब कवर कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है किसी पर्टिकुलर एम्पलीफायर का। जो एम्पलीफायर्स हम कवर कर चुके हैं उन्हीं एम्पलीफायर्स को ही हम कंसिडर करेंगे, सेम सर्किट्स हम कंसिडर करेंगे, बट अब उसका हमें बिहेवियर देखना है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो पहले हमने फ्रीक्वेंसी का के ऊपर बिहेवियर कवर नहीं किया था, उसमें प्योर टाइम डोमेन में हमने उसको एनालाइज किया एम्पलीफायर्स को। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे क्या इसका बिहेवियर होता है और कैसे वेरिएशंस हमें दिखते हैं इसमें। तो सिग्निफिकेंस क्या है फ्रीक्वेंसी का, वाई वी स्टडी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, तो ये सब चीज़ें हम इसी में कवर करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन, और फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे क्या बिहेवियर रहता है, और फिर कैसे उसको प्लॉट करते हैं उस बिहेवियर को ग्राफिकली। और फिर हम देखेंगे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मींस लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी, तो ये कैसे वेरी होता है रिस्पॉन्स और कैसे इसकी डिपेंडेंसी हम देख सकते हैं। तो सिंपल आप जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास सिग्नल है, ये वाला जैसे इसमें स्क्वायर वेव है, और अब ये स्क्वायर वेव जो एक ओरिजिनल सिग्नल है जो यहाँ शो किया है, इस ओरिजिनल सिग्नल को अगर हम ब्रेक करें तो ये वाला जो ओरिजिनल सिग्नल है इसको जब हम ब्रेक करते हैं, ये जो स्क्वायर वेव है, तो कैसे, यूजिंग फोरियर सीरीज। तो उसमें एक फंडामेंटल कंपोनेंट हमें दिखता है जो ब्लू लाइन से शो किया गया है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। फिर उसके बाद डिफरेंट हार्मोनिक्स हमें मिलते हैं उसमें जब हम ब्रेक करते हैं किसी सिग्नल को, किसी नंबर को, किसी सिग्नल को। तो अब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको सिग्नल ही बोलेंगे। तो किसी सिग्नल को जब हम ब्रेक करते हैं यूजिंग फोरियर सीरीज, तो फिर हमें डिफरेंट साइंस एंड कोसाइन टर्म्स मिलते हैं उसमें, और एक फंडामेंटल कंपोनेंट मिलता है। तो ये जो साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट्स अलग, तो दीज आर कॉल्ड हार्मोनिक्स, इवन और ऑड हार्मोनिक्स। तो ये जो हार्मोनिक्स हैं ये हम देख सकते हैं, जैसे ये वाला थर्ड हार्मोनिक है, ये वाला ग्रीन कलर की जो साइन वेव है, और फिफ्थ हार्मोनिक ये वाली साइन वेव है। तो इस हम देख सकते हैं कि सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। जैसे जैसे हार्मोनिक्स की ये लेंथ बढ़ती जाती है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक जो फंडामेंटल है उससे ज़्यादा है, ये देख रहे हैं हम 3 टाइम्स। फिफ्थ हार्मोनिक की हम देख रहे हैं 5 टाइम्स, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हार्मोनिक्स की, डिफरेंट हार्मोनिक्स
क्रिएट होते जाएंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का जो अगर हम एम्पलीफायर में इनपुट देंगे तो हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे एम्पलीफायर का जो बिहेवियर है वो अलग अलग होगा। लेकिन ये तो है हार्मोनिक्स जो कि हिडन है उसमें सिग्नल में। लेकिन मान लो हम रियलिटी में सिग्नल्स जो हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे देना चाहते हैं, तब इसका बिहेवियर क्या होगा। हार्मोनिक्स आर एक्चुअली अनवांटेड सिग्नल्स, नॉर्मली हम नहीं चाहते बिकॉज दे जस्ट कॉज डिस्टॉर्शन। ये वो भी हम बाद में करेंगे। ये सिर्फ डिस्टॉर्शन ही क्रिएट करते हैं किसी सिग्नल को, तो इसलिए हम इनको रिमूव करना चाहते हैं नॉर्मली, और करते भी हैं यूजिंग सम फिल्टरिंग टेक्निक्स। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ बताया था कि फ्रीक्वेंसी कि किस तरह से मतलब ये सारे साइनोसॉइड्स ही हैं, ये सारे साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं, बट हर साइनोसॉइडल की फ्रीक्वेंसी भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम वाई एक्सिस पे इसको प्लॉट करें, और ये जो ब्लू वाला था ये फंडामेंटल कंपोनेंट है, इसका कंपोनेंट, इसका मैग्नीट्यूड देखो और इसका मैग्नीट्यूड। तो मान लो ये मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट है, ये 0.3 हो सकता है, ये 0.2 हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। तो ये तो हार्मोनिक्स हैं, तो हार्मोनिक्स कैन बी रिमूव्ड यूजिंग सम फिल्टरिंग टेक्निक्स। लेकिन अगर इन रियलिटी जो एक्चुअल सिग्नल्स हैं वो भी इसी तरह से वेरिएशन दिखाएं, तो मतलब कभी वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जैसे फंडामेंटल, इट इज हैविंग अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और थर्ड हार्मोनिक का जैसे हाई फ्रीक्वेंसी है, मैग्नीट्यूड कम है। तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें इनपुट करने पड़े एक एम्पलीफायर में, तो क्या उसका बिहेवियर होता है। तो मान लो ये एक एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का सिंबल ये इसी तरह से ट्रायंगल ही होता है। तो ये एक एम्पलीफायर है, ये एक इनपुट है, और यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रही है। अभी मैं थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड इनपुट से अलग रखूंगा। ये है एक दूसरा एम्पलीफायर है, इसको भी इनपुट सिग्नल मिला, बट काइंड ऑफ अ हायर फ्रीक्वेंसी। और इसकी जो आउटपुट है, so this is output, this is output, this is input, this is input. I1, I2, I1, तो इसका मान लो मैग्नीट्यूड फर्क नहीं है, सेम है। तीसरा है इनपुट, इवन हायर फ्रीक्वेंसी। और
आउटपुट इसकी भी मैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड रिड्यूस्ड बताऊंगा बस। ओके, तो ये तीन अलग अलग एम्पलीफायर्स हैं और मान लो अगर एक ही एम्पलीफायर ये तीन तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो I1 है इनपुट पे उसको एटीन्यूएट कर रहा है O1, दैट इज एटीन्यूएशन। सो इट इज एटीन्यूएटेड मींस जो एम्पलीफिकेशन ना हो, एम्पलीट्यूड कम हो जाए, एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन जो मैग्नीट्यूड आउटपुट का कम हो इनपुट के मुकाबले। तो ये वाला सेम आउटपुट है और मतलब मैग्नीट्यूड इसका सेम है, तो मैं अभी थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए सेम मैग्नीट्यूड आप जानते हैं ए वी मीन्स अगर वोल्टेज गेन है तो ए पी अगर पावर गेन है तो दैट इज 1, वी आउट बाय वी इन इज 1। ये सेम मैग्नीट्यूड हुआ। एटीन्यूएशन क्या हुआ, ए वी और ए पी इज लेस देन, नॉट इक्वल टू बट लेस देन 1। इसमें भी ये देखो एम्पलीट्यूड कम है तो इसका ये है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन अगेन ए वी इज लेस देन 1। इसका हम थोड़ा सा ये भी बोल सकते हैं कि गेन थोड़ा सा ज़्यादा भी कह सकते हैं, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, बोल सकते हैं ए वी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिसमें ग्रेटर भी मैंने इसी में शो कर दिया और वो ये भी शो कर दिया कि सेम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता, कम नहीं है ये। तो ये तीनों जो फंक्शनैलिटी हैं, जिसमें इधर मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये है एम्पलीफायर 1, ये है एम्पलीफायर 2, ये है एम्पलीफायर 3। लेकिन अगर ये एम्पलीफायर तीनों ही फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, A1 का भी और A2 का भी, A3 का भी, तो ये नॉर्मली प्रोग्रामेबल एम्पलीफायर होता है एक्चुअल में। तो लिख दूँ मैं, वैसे आपके इसको सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रोग्रामेबल प्रोग्राम एम्पलीफायर मीन्स के जो हर तरह के गेन प्रोवाइड करे। इनफाइनाइट नहीं, मतलब लिमिट तो रहेगी, तो मीन्स नंबर ऑफ रेंज ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स प्रोवाइड करें। तो जैसे यहाँ पर तीन तरह के एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स प्रोवाइड किए हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ ये इससे कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे एम्पलीफायर जो है वो मैग्नीट्यूड, आउटपुट मैग्नीट्यूड पे वेरिएशंस दिखा रहा है। तो जो I1 है वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, तो उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये है मिड फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तीसरे वाला है हाई फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को वो एटेन्यूएट कर रहा है, गेन इसका लेस देन 1 है तो एटेन्यूएशन हो रही है। मीडियम फ्रीक्वेंसीज उसका बैंडविड्थ वो देखेंगे क्या होता है। सो मीडियम फ्रीक्वेंसीज, कितनी मीडियम फ्रीक्वेंसीज है वो नहीं, अभी 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 उसमें बाद में बताते हैं। तो
मीडियम फ्रीक्वेंसीज का जो उसका ऑपरेशन है वो है ईदर सेम मैग्नीट्यूड और एम्पलीफाइड मैग्नीट्यूड। सेम और एम्पलीफाइड, एटीन्यूएटेड नहीं है, ये एम्पलीफाइड है। थर्ड हो गया हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी आउटपुट पे वो एटीन्यूएट ही कर रहा है। इट मींस कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ये एम्पलीफायर जो है एट डिफरेंट इनपुट फ्रीक्वेंसीज ये वेरिएशन दिखा रहा है मैग्नीट्यूड्स में या एम्पलीफिकेशंस में। तो इट मींस कि एक, जो आगे जाने से पहले ये इसलिए बताया कि इससे बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया। तो यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को स्टडी करने के लिए। इन रियलिटी एम्पलीफायर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग आउटपुट देता है, जैसे हमने इसमें देखा। लो फ्रीक्वेंसी को एटीन्यूएट कर रहा है, मीडियम फ्रीक्वेंसीज को एम्पलीफाई कर रहा है, और हाई फ्रीक्वेंसीज को भी एटीन्यूएट कर रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है मेन, जो फ्रीक्वेंसी, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, डिफरेंट इनपुट फ्रीक्वेंसीज पे उसका बिहेवियर आउटपुट पे अलग अलग है। इस एम्पलीफायर का जो पूरा प्रोग्रामेबल एम्पलीफायर है, जो पूरा ब्लॉक है, इसी का हर इनपुट फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट बिहेवियर अलग अलग है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इस तरह का है कि जिसमें वेरिएशन है। तो ये रिस्पॉन्स दे रहा है फ्रीक्वेंसीज को, ये एम्पलीफायर अब रिस्पॉन्स दे रहा है एट द आउटपुट टू ऑल इनपुट फ्रीक्वेंसीज और रेंज ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। ऑल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो रेंज ही रहती है, इनफाइनाइट नहीं रहेंगी फ्रीक्वेंसीज। सो फॉर रेंज ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसीज द एम्पलीफायर गिव्स सम वेरिड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मीन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में वेरिएशन है। तो यही है जो मेन कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसको अभी नीचे बना दूं कि अब जो ऊपर मैंने अभी दिखाया है कि लो फ्रीक्वेंसी पे क्या है, मिड में क्या है, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या है, अगर अभी अभी इसको आगे देखेंगे। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम अगर प्लॉट करें टू डायमेंशनल ग्राफ में, तो हमें एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ हमने देखा कि या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है या मिड फ्रीक्वेंसी सिग्नल है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो हम एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, वो प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सिस पे हम मैग्नीट्यूड, मींस एम्पलीफिकेशन, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड कैन बी एटेन्युएशन और एम्पलीफिकेशन। ओके, तो अब मान के चलो यहां से यहां तक, ओरिजिन से लेके यहां तक ये लो फ्रीक्वेंसी बैंड है, यहां से यहां तक ये मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है, और यहां से यहां तक हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है, हाई। तो इसको बोल देंगे लो कट ऑफ, एफ एल बताऊंगा बाद में। ये है एफ एच, हाई कट ऑफ। तो एफ एल और एफ एच के बीच में मिड फ्रीक्वेंसी का बैंड पड़ता है, उसको बोलते हैं बैंड विड्थ। तो अभी जो ऊपर हमने देखा, लो फ्रीक्वेंसीज को एटेन्युएशन मिल रही है, ठीक है ना, आउटपुट पे हमने देखा कि एटेन्युएट हो रहा है। तो इट मींस कि मैग्नीट्यूड उसका कम है। और फिर जब यहां पहुंचा वो कट ऑफ पे,
इट मीन्स कि अब मिड मिड फ्रीक्वेंसी बैंड शुरू हो गया। तो वहां पर हमने देखा या तो वन है या एम्पलीफाइड है। मीन्स मैग्नीट्यूड या वन है, तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड अगर वन है तो इट मीन्स कि इनपुट और आउटपुट का मैग्नीट्यूड सेम है। आउटपुट बाय इनपुट इज वन। और अगर ग्रेटर देन वन है तो इट मीन्स आउटपुट इज एम्पलीफाइड। तो यहाँ पर आउटपुट एम्पलीफिकेशन शुरू हो जाती है जहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी बैंड जो है वो खत्म होता है। लो फ्रीक्वेंसी बैंड शुरू होता है ओरिजिन से लेके एफएल तक। जीरो टू एफएल वी हैव लो फ्रीक्वेंसी बैंड, एफएल टू एफएच वी हैव मिड फ्रीक्वेंसी बैंड, जो कि ये वाला है ये। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ए मीन्स ए वी जो गेन है, गेन इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू वन। इधर लिख देता हूँ गेन इज लेस देन वन। फिर जहां पर एफ एच पहुंचता है ये भी एक कट ऑफ है, मीन्स कि यहाँ कट हो जाएगा बैंड और फिर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड शुरू हो जाएगा। और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में भी यही था, गेन इज लेस देन वन। ये हम वोल्टेज ही ले रहे हैं तो इसलिए मैग्नीट्यूड इन वोल्ट्स है, तो वोल्टेज ए वी वोल्टेज गेन ही ले रहे हैं। तो ये है, इसको अगर यहाँ वैसे से ड्रॉ करने के लिए, तो अब ये जो है एफ एल और एफ एच के बीच में एफ एल और एफ एच के बीच में दैट इज बैंडविड्थ। यही इसको बोला जाता है बैंडविड्थ। किसी भी सिग्नल का बैंडविड्थ अगर देखना है तो वो यही देखना है कि, और वो वाई, ये तो एक्स एक्सिस की मेजरमेंट दिखा रही एफ एच माइनस एफ एल। मैं यहाँ पर नहीं लिखता, एफ एच माइनस एफ एल इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी मान लो ये एफ एच की वैल्यू है 1 मेगाहर्ट्ज, एफ एल की वैल्यू है 1 किलोहर्ट्ज। तो 1 मेगाहर्ट्ज माइनस 1 किलोहर्ट्ज जितनी वैल्यू आएगी दैट इज द टोटल बैंडविड्थ। तो 1 × 10⁻⁶ माइनस 10⁻3, तो ये 10⁻3 है। So 10⁻3 hertz is the bandwidth of this system. इसका बैंडविड्थ इतना, मतलब इतनी ही फ्रीक्वेंसी ये ले सकेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो 10⁻3 का मतलब 1 किलोहर्ट्ज, तो इसकी बैंडविड्थ 1 किलोहर्ट्ज है। तो 1 किलोहर्ट्ज का कोई सिग्नल है वो उस पर ये ऑपरेट कर सकता है। 1 किलोहर्ट्ज से अगर बढ़ जाएगा सिग्नल तो ये ऑपरेट नहीं करेगा सिस्टम। तो अब ये तो एक्स एक्सिस पे हमने देख लिया एफ एच माइनस एफ एल। वाई एक्सिस पे उसकी क्या वैल्यू होगी, ये वाली, ये मन मीन्स कि ये कट ऑफ का क्या वैल्यू होगी वाई एक्सिस पे, जहां से हमने ये यहाँ एफ एल तक प्रोजेक्ट करना है और फिर फाइंड आउट करना है ये कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये होता है 70%, ये आगे बताऊंगा आपको। 70% ऑफ मिड बैंड गेन। मिड बैंड गेन का 70% जब वैल्यू आ जाती है उसको कट ऑफ बना देते हैं। तो मीन्स लेट से मिड बैंड गेन इज 1, ए बी इज 1, है ना। मैंने 1 या 1 से ग्रेटर बोला था, तो मान लो ये 1 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वो वहां पर हम करेंगे, ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ ड्रॉ कर दिया, और उसकी एफ एल यहाँ आ जाएगी। ये तो उस वक्त मैंने दिखाने के लिए बोला था। तो
रियल एफ एल विल बी हेयर, क्योंकि ये 1 है, यहां अगर प्रोजेक्ट किया 1 वोल्ट, 0.7 वोल्ट जो है 70% का जो होगा वो यहाँ होगा, सो दिस इज 0.7। तो वाई एक्सिस पे जहां 0.7 दिखे उसको यहाँ ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्ट करो, फिर उसी पॉइंट से यहाँ प्रोजेक्ट करो, वो जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी एफ आई। सेम इज फॉर एफ एच। तो 0.707 कैसे आता है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ भी 0.707 होगा, क्योंकि ये तो 1 है, ये तो 1 वोल्ट है, या सॉरी गेन रखा है ना, फिर वोल्ट नहीं हुआ, वी आउट बाय वी इन वोल्ट, तो ये 1 है। तो इसका 0.707 यहाँ आएगा, यहाँ से फिर ड्रॉ करना है, दैट विल बी एफ एच। तो एफ एच माइनस एफ एल विल बी द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ हमने वाई एक्सिस पे भी देख लिया, 0.707 की जब गेन होगी, सो दैट विल बी द कट ऑफ पॉइंट। इट मीन्स if AV is equal to 1, then AV is equal to 0.707 is called a cutoff point. यहाँ पर हमने किया, फिर पॉइंट जो 0.707 पे जो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट किया था, यहाँ पर उसको नीचे प्रोजेक्ट करना है ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो बस वो हमारी एफ एल आ जाएगी। वो एफ एल जो आएगी दैट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ एल इज कॉल्ड लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कब आए, कहाँ आएगी? 0.707 पे, जब ए वी की वैल्यू, जो गेन की वैल्यू 0.707 है। नेक्स्ट में इसको दिखाता हूँ। एफ एल इज इक्वल टू लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एट gain of 0.707, FH is equal to high cutoff frequency at gain of 0.707। वो हाई साइड पे है, मींस हायर फ्रीक्वेंसी पे है, और ये लोअर फ्रीक्वेंसी पे। तो ये है एफ एच माइनस एफ एल इज बैंडविड्थ of a signal। ठीक है, तो ये है। अभी इसको हम देखेंगे ग्राफिकली, जब हम लीनियर स्केल और दूसरा स्केल देखेंगे, ये जो लॉग स्केल। ओके, अब हम ये तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाने के लिए था कि फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़। मतलब ये अगर हम ग्राफिकली भी देखें वो भी दिखा दिया, और अगर किसी एम्पलीफायर को अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर ऑपरेट करना चाहें तो कैसे बिहेवियर चेंज होता है, लो फ्रीक्वेंसी से मिड, मिड से हाई में कैसे आउटपुट बिहेवियर चेंज हो रहा है वो देखा। अब हम ये देखते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डोमेन का, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब अंदाजा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये है कि उसका फायदा क्या है, उसका क्यों हमें पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एक एग्जांपल है, ये रेजिस्टेंस है,
ये कैपेसिटेंस है, मैं यहाँ से यही ड्रॉ कर देता हूँ इसे। ये इनपुट वोल्टेज है, ये यहाँ पर नीचे आर है, ये सी कैपेसिटर, और यहाँ से एक आउटपुट ले रहे हैं हम, वी आउट। ओके, अगर हम तो ये हो गया वी इनपुट का ग्राफ और ये वी आउटपुट का ग्राफ। तो वी इनपुट मान के चलते हैं कि हमने स्टेप इनपुट दिया है। सिंपल जो सिग्नल है, सिंपलेस्ट ऑफ द सिग्नल्स स्टेप इनपुट, इसलिए वही एग्जांपल ले रहे हैं। तो जब हम स्टेप इनपुट देते हैं यहाँ वी आई, ये जो है इस सर्किट में जो वी आई जो है ये, तो हमारे सर्किट में एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटेंस आउटपुट इस तरह से ग्रो करेगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो ये जो आउटपुट धीरे धीरे ग्रो करेगी, फिर यहाँ पर स्टेडी स्टेट में आ जाएगी, मीन्स वैल्यू जो उसकी है स्टेप इनपुट के बराबर जो है, आइडियली, ये हम आइडियली बात कर रहे हैं, तो पहुंच जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा उसको पहुंचने में यहाँ तक। तो इसका मतलब कि ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम एक्सिस है ना, इससे साफ दिख रहा है कि ये टाइम एक्सिस है, क्योंकि यहाँ टाइम शो हो रहा है कि धीरे धीरे वो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ और फिर यहाँ पर आके मैक्सिमम वैल्यू हो गई उसकी, तो टाइम लगा। तो ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम, वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, गेन नहीं है, मैग्नीट्यूड वोल्टेज का। ओके, तो अगर हम अब टाइम डोमेन में इसको एनालाइज करते हैं, इसी सर्किट को, तो हम ये देखेंगे कि ये जो ऊपर जो सर्किट है इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। सीरीज में है आर और सी, सीरीज में तो सेम करंट ही फ्लो होगा, I1 सिर्फ कैपेसिटर का, क्योंकि आउटपुट तो हम कैपेसिटर के अक्रॉस ही ले रहे हैं ना, तो अभी आउटपुट भी नहीं बात करूँ, सिंपल पहले कैपेसिटर की बात कर लें, बिकॉज कैपेसिटर इज द वन दैट इज एक्चुअली ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में जो डिफरेंस या डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है ना, जो एम्पलीफायर जो पीछे स्लाइड्स में देखा, तो हर चेंज इन फ्रीक्वेंसी पे, लो टू मिड, मिड टू हाई फ्रीक्वेंसी में आउटपुट भी वेरिएशन दिखा रहा है, वो कैपेसिटर की वजह से है। तो हम अगर देखें कि करंट जो है कैपेसिटर में क्या होगा, सिंपल इक्वेशन हम जानते हैं, सी मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो उसमें क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस की भी बात कर लें, क्योंकि करंट तो सेम ही है, तो उसमें हम यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, हम रेजिस्टेंस में जब देखेंगे तो वी आई डिवाइडेड बाय आर, बिकॉज रेजिस्टेंस आर है, तो ओम्स लॉ को देखें तो वी आई बाई डिवाइडेड बाई आर इज द करंट, लेकिन वो हम सिर्फ कैपेसिटेंस को ही देख रहे हैं, इसलिए उसको कंसिडर नहीं किया हमने। ओके, अब अगर हम इसी को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें,
तो करंट क्या होगा, मैं इसको लिख देता हूँ 1A। तो क्या होगा इसकी इक्वेशन, करंट I1, और सर्किट तो वही है, करंट हमने I1 ही रखा तो I1 ही रखेंगे, इज इक्वल टू, अब इसका एनालिसिस हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर रहे हैं। C कैपेसिटेंस, ऑपरेटर S मल्टीप्लाई बाय द इनपुट, ठीक है ना। ये आगे काम आएगा, मैं पहले ही बना लूं इसको। ये 1B है, इक्वेशन। तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर देखें, VI डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू 1/CS। इसी इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, ठीक है ना। I1 इक्वल टू CS डॉट मीन्स मल्टीप्लाई बाय VI, इसी को हमने अब V बाय I कर दिया, तो वो CS नीचे चला गया, तो वो यहाँ आ गया। तो ये इम्पीडेंस हुआ, ठीक है ना, इम्पीडेंस ऑफ जो कैपेसिटर। तो इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, रिएक्टेंस, ठीक है ना। तो ये एक रिएक्टेंस हो गया। तो मैं यहाँ पर ऊपर ही लिख दूँ, नीचे जगह इम्पीडेंस, ठीक है ना, ऑफ अ कैपेसिटेंस। ओके, अब आ जाती है दूसरा। अगर हमने अब वी आई की इक्वेशन लिखनी है, ये तो करंट इक्वेशन हो गई हमारे पास, करंट कितना फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है इतना। सी डी वी बाई डी टी, सिंपल। अगर हम वोल्टेज की बात करें, इनपुट वोल्टेज क्या है, दैट इज आई इंटू आर। जैसे इसमें हमने वी आई बाई आर किया था ना, ठीक है ना। आई को कैपिटल ही लिखना है, I1 है, सॉरी I1, ये I1 है, सेम वही वाला वी आई इज इक्वल टू I1 इंटू आर, ठीक है ना। तो I1 इंटू आर प्लस, क्योंकि ये करंट था, कैपेसिटेंस कितनी कैपेसिटेंस है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। अब हमने वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वोल्टेज जब हमने फाइंड आउट करनी है और करंट फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो जब करंट इंटीग्रेट होगा तभी वो वोल्टेज जनरेट होगी। तो हमें इसमें, क्योंकि ये देखो ना, डी वी बाई डी टी और v इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई डी टी, तो ये इंटेग्रल हो गया, तो ये आ गया 1/c, ये वाला c, ये कैपेसिटेंस जो है ये वाला, ये कैपेसिटेंस आ गया। इंटेग्रल I1 dt, तो ये जो dt है दैट इज I1 मल्टीप्लाई बाई dt, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ये इक्वेशन, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2A। अगर इसी को हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना हुआ, वोल्टेज इक्वेशन को, वी आई इज इक्वल टू आर इंटू I1 प्लस, वो तो सेम हो गया, I1 इंटू आर इंटू I1 सेम ही है, प्लस प्लस I डिवाइडेड बाय सी एस, I1 सॉरी, ये I1 है डिवाइडेड बाय सी एस जो है, इसको नीचे ले गए, ये वी आई रहेंगे।
ठीक है, हमने उसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं किया था। रेजिस्टेंस तो टाइम डोमेन में भी वही रहेगा, रेजिस्टेंस टाइम डोमेन में भी वही रहेगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वही रहेगा। और वो आप जानते हैं क्यों? बिकॉज उसमें रेजिस्टेंस जो है, इसमें कोई रिएक्टिव पावर नहीं है, कोई रिएक्टेंस नहीं है, ओनली रियल पावर, नो रिएक्टेंस। तो वो रिएक्ट नहीं करता है। तो जब रिएक्टेंस नहीं है तो इस मीन्स कि कोई फेज एंगल नहीं है। फेज एंगल नहीं है तो फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन हो या टाइम डोमेन, दोनों में कोई फर्क नहीं है, उसका फेज एंगल नहीं, फेजर नहीं है उसमें। तो ये इसलिए मैं रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मेनली नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आगे इक्वेशन में अगर यूज होगा तो इसलिए लिख रहा हूँ। लेकिन मेन जो इसमें जो फोकस है वो कैपेसिटेंस में है। ठीक है, तो ये I1 डिवाइडेड बाई सी एस यहीं से आ गया पिछली इक्वेशन से। तो ये वी आई, ये वाला जो वी आई है, सिंपली हमें यहां से मिल गया वी आई इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई सी एस, वो यहां मिल गया। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल हो गया 2B। अब इससे अंदाजा हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है दोनों में कितना फर्क है टाइम डोमेन में। पहले वो डेरिवेटिव था, डिफरेंशियल, दूसरे में इंटेग्रल था। अगर वोल्टेज फाइंड आउट करनी है तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो करंट फाइंड आउट करना है तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये तो एक ही था अभी कैपेसिटर। मान लो अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हुए तो फिर हमें हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आप जानते हो, तो डिफरेंशियल अगर दो, मान लो दो कैपेसिटर हुए तो देन डी स्क्वेयर वी बाई डी टी तक भी जाना पड़ेगा, आरसी नेटवर्क तो हुए तो इट मीन्स नाउ देन वी विल गो फॉर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तीन है एलिमेंट्स तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो यहां से हमें दिख रहा है फ्रीक्वेंसी डोमेन में आई और वी में हमें कोई मुश्किल नहीं आई रीअरेंज करने में। आई की इक्वेशन से ही हमने वी आई की इक्वेशन निकाल ली, कोई मुश्किल नहीं आई। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास ये है वी आई, अगर टेकिंग, अब ये वाला जो है ना, वी आई इज इक्वल टू आर इंटू सी डी वी ओ बाई डी टी। इसी को नोट लगा देंगे। ओके, सीधा अभी हम आउटपुट पे ही चलते हैं, क्योंकि इनपुट करंट भी हो गया, इनपुट वोल्टेज भी हो गई। ओके, टेकिंग आउटपुट वीओ इनटू कंसिडरेशन। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ओके, तो उसमें हमें फिर वी आई और वी ओ, वी आउट जो है, अब यहाँ पर जो है करंट I1 हमने फाइंड आउट किया था। ये जो I1 करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर, ये जो I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये I1 करंट R में भी उतना है, C में भी उतना है। ठीक है ना, क्योंकि सीरीज में है दोनों। तो हमने I1 की, मैं पहले ये लिख ही लूं, सब्सटीट्यूटिंग
1A, ठीक है ना। तो वी आई की वैल्यू हो गई आर सी आर इंटू आई वन, है ना। तो आर इंटू आई वन ये था ना, ये वाला ऊपर जो था, इंटू टू ए, ये लिख देना, हाँ, इंटू टू ए, ठीक है ना। तो आर इंटू आई वन की वैल्यू है पहले में, तो वन ए की जो वैल्यू है आई वन की, वो हम टू ए में डालेंगे आई वन की वैल्यू यहाँ पर। तो आर पहले लिख दिया, आई वन क्योंकि लिखना पड़ेगा तो इसलिए हम बाद में लिखते हैं सी डी वी बाई डी टी, ठीक है ना। तो हमने ये आई वन की जगह जो वैल्यू जो है यहाँ पर हमने पुट कर दी, ये आई वन की इक्वेशन सी डी वी बाई डी टी यहाँ पुट कर दी। तो हमारे पास आ गया आर, जो कि ये है, मल्टीप्लाई बाय सी डी वी बाई डी टी प्लस वी, ठीक है। क्योंकि ये, तो हम ये हो गया, यूज केवीएल लगा लिया हमने, ठीक है ना। केवीएल, केवीएल क्या है, ये है इनपुट, इनपुट वोल्टेज, दैट इज दिस वी आई, आउटपुट वोल्टेज, दैट इज दिस वी ओ। सो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप, ठीक है ना। तो फिर तीसरी रह गई आई आर वाली, तो वी आई प्लस आई इंटू आर, आई वन इंटू आर प्लस वी ओ इज इक्वल टू जीरो, और वी आई विच इज एक्चुअल द पावर डिलीवर्ड is equal to the voltage drops which is IR1 plus VO। वो यहाँ पर हमने KVL ही लगा दिया, ठीक है। तो KVL लगा के हमने यही बस किया, नहीं तो नॉर्मली क्या लिख सकते थे इसको, मैं पहले इसको और ज़्यादा इजी कर दूंगा आपके लिए, क्योंकि मुझे, हालांकि बिल्कुल इजी है। सब्स्टिट्यूट अभी नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, पहले दूसरा स्टेप। ओके, अब इसमें क्या है, वी आई which is the input voltage, the input supply is equal to sum of supply is sum, supply is equal to sum of voltage drops, ठीक है ना। voltage supply equal to voltage drop, that is KVL, ठीक है ना। तो उसमें अब हमारे पास क्या है, पहला वोल्टेज ड्रॉप है I1R, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप है VO, क्योंकि VO हमने सीधा ही लिख लिया, 1/C इंटेग्रल ऑफ I1 dt भी लिख सकते हैं, बट C के अक्रॉस ही VO ले रहे हैं हम, तो इसी को हमने VO बोल दिया, इसी को, दैट इज VO, बिकॉज वी आर टेकिंग V आउट, वी आर मेजरिंग द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये वाली जो वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर, ये वाली करंट डिवाइडेड बाय कैपेसिटर, ठीक है ना। तो ये जो वोल्टेज है ये कैपेसिटर के अक्रॉस ही है, तो जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है दैट इज VO। तो इसको सिंप्लीफाइड वे में लिख दिया VO, एक्चुअली इट इज दिस वन जो 2A में है। तो हमने और सिंप्लीफाई कर, क्योंकि इसमें मकसद कुछ और है बताने का। ओके, तो ये हो गया। अब I1 इंटू आर, अब I1 को सब्सटीट्यूट करना है हमने, ठीक है ना। सो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ I1, द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम
1 है, ठीक है ना। इसी में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, वी आई इज इक्वल टू आर इंटू सी विच इज दिस वन, ठीक है ना, डीवी बाई डी टी प्लस बी। ये आ गई इक्वेशन 3 है, सिंप्लीफाइड है। अगर इसको कंप्लीट डिटेल में जाना है तो देन वी ओ की वैल्यू ये लिखनी पड़ेगी 1/c इंटेग्रल I1 dt। लेकिन ठीक है, तो ये हो गया एक ये इक्वेशन। अब हम इसमें चलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें इजीली हम अब वीओ की वैल्यू हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वीओ यहाँ पर वीओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी आई माइनस आर सी डी वी बाई डी टी। नीचे जगह नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। वी आई माइनस is equal to V out. So V out is Vi minus RC dV by dt। बस थोड़ा सा रीअरेंज ही करना था तो वो हो गया। उसमें Vi is equal to sum of these two voltage drops था। इसमें ये है V out is the difference of supply voltage and the voltage drop across resistance, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को हमने अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखेंगे तो क्या करेंगे, यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर। डिवाइडर इसमें क्या होगा, वी ओ अगेन इन एस डोमेन। एस के ऊपर भी बात करेंगे, वो आप वैसे पढ़ चुके हो पिछले सेमेस्टर में। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स किए होंगे आपने, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स में इसमें डोमेन, लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसके बारे में बोलूंगा, लेकिन अभी सिर्फ बताने के लिए। तो क्या होगा, वीओ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमने वही सर्किट है हमारे पास। वीओ इज द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो अक्रॉस कैपेसिटर है तो, और वोल्टेज डिवाइडर का रूल हमने यूज करना है। तो वोल्टेज डिवाइडर का मतलब क्या है कि दिस वी आई दिस वी आई इज डिवाइडेड बिटवीन आर एंड सी, ठीक है ना। क्योंकि वी आउट जो हम मेजर कर रहे हैं तो वो वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से मेजर कर रहे हैं, बिकॉज वी इनपुट इज डिवाइडेड बिटवीन आर एंड सी एंड वी आर मेजरिंग अक्रॉस सी। तो वोल्टेज डिवाइडर का रूल क्या कहता है, एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स सी प्लस आर into input voltage. So now input voltage is divided between XC and R, but we are measuring the output voltage across XC, so that's why XC comes to the numerator। ये आप रूल जानते हैं। तो ये है, तो इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो उसमें XC की वैल्यू लिख सकते हैं। XC की वैल्यू क्या है, XC is equal to 1/CS
ठीक है ना, ऊपर दिखाया, ठीक है, 1/CS। तो वो वैल्यू यहाँ अगर पुट कर दें हम, ये यहाँ पर XC की वैल्यू 1/CS अगर पुट कर दें, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, पूरा जगह नहीं है तो वो आप आराम से कर सकते हो, R/C/S+1। तो ये सिंप्लीफाई हो गया इंटू EI, ठीक है। when you substitute XC is equal to 1/CS, then put it over here, तो ये आ गया सिंप्लीफाइड। तो ये हमारे पास अब आउटपुट की इक्वेशन है, वेरी सिंपल, कोई डेरिवेटिव नहीं, कोई इंटेग्रल नहीं, सिंपल अलजेब्रा। सो दिस इज सिंपल अलजेब्रा। तो अलजेब्रा इज फार मोर इजियर टू एनालाइज कंपेयर टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसीलिए पिछले सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, जो कि एस डोमेन में हम काम कर सकें, बिकॉज इट इज इजियर कंपेयर टू द टाइम डोमेन। सो इसलिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में हर चीज आसान है, तो इसलिए हम उसमें करते हैं। तो दिस RC मैं अभी आगे जाके बताऊंगा, ये जो है दैट इज कॉल्ड अ पोल। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की जब बात करेंगे तो फिर पोल्स एंड जीरोस की बात हम करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड पोल। सो आगे भी देखते हैं क्या चीज है वो। नाउ कमिंग टू द एस ऑपरेटर, एस ऑपरेटर which is generally a complex ऑपरेटर। और फ्रीक्वेंसी अगर इसको बोल दें तो ये फ्रीक्वेंसी ही है, मैं बताता हूँ क्या है। ओके, ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर रोटेट कर रहा है ऐसे, इन दिस डायरेक्शन। तो जैसे ये रोटेट करेगा ऐसे, तो वो सर्कल ड्रॉ करता जाएगा। सर्कल इसमें अगर ऑनलाइन ड्राइंग करें तो वो नहीं बनता है इसमें, तो ओके। बट ये वेक्टर, ये जो है, हाँ, ये जो वेक्टर है ये रोटेट करता है इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे। तो जैसे ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये सर्कल क्रिएट करता है फ्रॉम 0 to 360 डिग्रीज, ठीक है ना। तो फिर वो जो एंगल है दैट इज लेट्स से एंगल थीटा, ठीक है। सो दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड फेज एंगल, है ना। तो 0 to 360 डिग्री तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो ये इसकी कोई अभी वैल्यू हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो वैल्यू है थीटा, बट थीटा कैन बी 0 to 360 डिग्रीज, जिसको 2 पाई भी बोल सकते हैं, और 2 पाई में ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो इसकी जो स्पीड है वो है ओमेगा, एंगल है थीटा विच इज फेज एंगल, बट जितनी स्पीड से ये घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है,
वो स्पीड भी कुछ है, वो दैट इज ओमेगा, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, बिकॉज इट इज rotating in an angle, create different angles from 0 to 360 degrees, but moving with some speed, which is omega in angular direction. So that's why angular frequency. तो अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो बताएगा कितनी स्पीड है उसकी। तो वो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में जो स्पीड का जो पैरामीटर है दैट इज एफ, तो वो एफ है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है, ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसमें जो स्पीड का जो मेन जो पैरामीटर है दैट इज एफ, विच इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। तो वो हर्ट्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें बताती है कितनी स्पीड से साइकिल्स पर सेकंड, कितनी स्पीड से चल रहे हैं। और ओमेगा बताता है ये एंगुलर रोटेशन है इसकी। तो एंगुलर रोटेशन है लेकिन स्पीड उसकी एफ के बराबर है एंगुलर, ओमेगा मींस है एंगुलर रोटेशन उसकी वेक्टर की, बट एट अ स्पीड ऑफ एफ। तो अब मान लो इस थीटा वैल्यू पे ये वेक्टर रुका है अभी तक, तो इसको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस यहां पर है और ये वहां पर वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस या रियल नंबर, वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो ये y है, तो एक वेक्टर रुका हुआ है एंगल थीटा पे, तो उसका प्रोजेक्शन जब लिया हमने एक्स एक्सिस में रियल एक्सिस पे, तो उसकी वैल्यू आ गई, मान लो मैं यहाँ b लिख देता हूँ, a। So on real axis, let's say it's a to be on the simpler side. y एक्सिस पे उसकी वैल्यू यहाँ जो प्रोजेक्ट होके मिल रही है यहाँ, क्योंकि मेजर तो हम x और y एक्सिस पे करते हैं ना हमेशा, प्रोजेक्शन नीचे डाल देते हैं, यहाँ पर ये जो वेक्टर है इसको यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट किया, जो वैल्यू यहाँ पर आकर टकराई दैट इज द वैल्यू, चाहे 5 सेंटीमीटर हो 10 सेंटीमीटर जितनी भी है, तो वो a हो गई, यहाँ पर आ गया b हो गई। अब इस वेक्टर की दो हमारे पास प्रोजेक्शंस हो गई, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगी दैट इज कॉस थीटा, जो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगी दैट इज साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू है बी, 0 टू बी, ठीक है ना, तो साइन थीटा की वैल्यू है बी, कॉस थीटा की है ए, क्योंकि यहां से हमने जो मेजर किया उसको पॉइंट वैल्यू दे दी ए, और यहां से जब जिसको इसको मेजर किया तो उसको वैल्यू दे दी बी। तो प्रोजेक्शन ऑन रियल एक्सिस इज अ कंपोनेंट कॉल्ड cos थीटा, बिकॉज यहाँ एंगल का नाम हमने थीटा रखा, तो फिर cos थीटा, अगर फाई रखते तो cos फाई हो जाता। ओके, तो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है दैट इज साइन थीटा। तो इसमें अब दो चीजें हैं जो अभी सिर्फ इसके लिए ही, बाकी बाकी चीजें बाद में बताऊंगा, अभी सिंपली डायरेक्टली इधर आ जाते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है यहां से लेके यहां तक, इस वेक्टर का नाम अगर ए रख दें तो मैग्नीट्यूड ए, दूसरा है एंगल ए, एंगल को ऐसे ही लिख देते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा और एंगल क्या होगा? एंगल है
टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए और मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/√, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर है कॉस थीटा, बी है और ए है, सॉरी, ए बी है साइन थीटा और ए है कॉस थीटा। तो साइन थीटा स्क्वायर और कॉस थीटा स्क्वायर। लेकिन आ, सिर्फ ये दो चीजें, अभी बाकी चीजें बाद में धीरे धीरे बताता रहूंगा जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये दो चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, एंगल और मैग्नीट्यूड। और स्पेशली अभी इसके लिए तो मैग्नीट्यूड ही इम्पोर्टेंट है। जो ये सब्जेक्ट है ना, ये इस सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें मैग्नीट्यूड पे हम ज़्यादा बात करेंगे। बिकॉज फेज एंगल इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में अभी के लिए, ये जो फर्स्ट ईयर है, इसमें इतना ज़रूरी नहीं। बट फिर भी बीच बीच में मैं बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें गेन इन डीबी अगर फाइंड आउट करना है, लेकिन हालांकि वो गेन इन डीबी तो मिल जाता है, लेकिन अगर एंगल ही गड़बड़ा जाए तो फिर वो गेन का फायदा ही नहीं है। अगर गेन हमें बड़ा अच्छा मिल गया है, हाई गेन मिल गया है, लेकिन वो एंगल गड़बड़ा गया है जिसकी वजह से सिस्टम सारा अनस्टेबल हो गया, तो फिर वो गेन का फायदा नहीं है। वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये है। अ, तो एस की अगर बात करें, अगर हम सिर्फ इनपुट पे, हमने जो पीछे स्लाइड्स में मैंने दिखाया, इनपुट्स पे हमने सिर्फ साइन वेव रखी है। तो इफ वी एट द इनपुट, if we have sine wave, then S operator is equal to j omega। अगर cos की भी बात कर दें, if cos wave or cos component is also included, then S is equal to some value, इसको हम सिग्मा बोल सकते हैं, प्लस जे ओमेगा। क्योंकि जे ओमेगा तो इमेजिनरी कंपोनेंट है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर बताया कि साइन जो है, साइन थीटा जो है, वो प्लॉट करते हैं हम या प्रोजेक्ट करते हैं हम वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। इट मींस साइन ऑफ एन एंगल इज अ इमेजिनरी कंपोनेंट, कॉस ऑफ एन एंगल इज अ रियल कंपोनेंट। तो अगर सिर्फ हम साइन वेव ही इनपुट दे रहे हैं, तो फिर सिर्फ इमेजिनरी कंपोनेंट ही हम कंसिडर कर रहे हैं। जो मैंने जो भी ग्राफ में दिखाया, वाई एक्सिस पे अगर हम प्लॉट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो साइन थीटा है, ठीक है ना। तो वो फिर और फिर हम साइन थीटा मीन्स के साइन वेव जो है, तो साइन वेव जब इनपुट में देंगे तो सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस की ही हम बात कर रहे हैं, हम रियल एक्सिस की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन हम इसमें इमेजिनरी एक्सिस की ही बात कर रहे हैं। सो इफ वी टेक sinusoidal signal as an input, then S is equal to j omega, only imaginary component। तो जब इमेजिनरी कंपोनेंट है तो फिर क्या होगा, if only imaginary component,
So if only sine wave is considered, then S is equal to j ओमेगा। तो फिर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है ए, मैग्नीट्यूड ए, ए मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता, मैग्नीट्यूड जब भी हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली, ए के यहाँ पर हम एब्सोलूट ब्रैकेट्स लगाते हैं इसमें, तो दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, ये वाला। फिर मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ए और इस तरह का हमने सिंबल दे दिया तो इट मीन्स इट इज मैग्नीट्यूड। अगर इस तरह का सिंबल दे दिया जो एंगल की तरह शो हो रहा है, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फेज एंगल। लेकिन इस बार मैंने बना दिया, आगे से सिर्फ ये सिंबल ही ड्रॉ करेंगे। तो ए इज, क्योंकि हम सिर्फ साइनोसॉइडल की बात कर रहे हैं तो इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी ही होगा। तो आर सी जे ओमेगा प्लस वन, क्योंकि अगर हम इसको मैं मिटा देता हूँ, ये वाला, ये इक्वेशन थी ना, इक्वेशन इसको मैं रख देता हूँ 3b, 3b इक्वेशन 3b क्या थी, 1/RC S प्लस वन। नेक्स्ट में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3b V out is equal to 1/RCS plus 1 into VI. And if we write VO by VI, क्योंकि VI को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा, is equal to 1/RCS plus 1. So this VO by V input output by input, इसको हम क्या नाम देते थे, गेन। आउटपुट बाय इनपुट इज गेन। तो ये हो गया गेन, विच इज वोल्टेज गेन, है ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज। वी आउट बाय वी इनपुट इज अ वोल्टेज गेन, और उस वोल्टेज गेन का ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। ये आगे जाके काम आएगी, अभी जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें ट्रांसफर फंक्शन। तो इस वोल्टेज गेन, बिकॉज वी आउट बाय वी इनपुट इज द वोल्टेज गेन, मैं यही लिख देता हूं वोल्टेज गेन। इस वोल्टेज गेन की ये ट्रांसफर फंक्शन है 1/RCS प्लस 1। अब वी नो दैट इनपुट इज now we have sine wave, sine input, so S is equal to j omega। Substituting S is equal to j omega in equation 3b, क्या हो जाएगा, 1/RC j ओमेगा प्लस 1। यही थी ना 3b इक्वेशन, ये वाली, दैट इज 3b इक्वेशन। तो इसका अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, वीओ। मैग्नीट्यूड के लिए फिर ये बनाना पड़ेगा, दिस इज वीओ।
ठीक है, यहाँ वी आई इनपुट अगर यहीं रखते हैं तो ये तो हो गया वीओ। ठीक है, अब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। सो दिस वीओ इज अ वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो इसका मैग्नीट्यूड वही हमें 1 ओवर आर सी जे ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर। ठीक है ना? तो और फिर उसका अंडर रूट था, स्क्वायर रूट, जो मैंने पीछे अभी बताया आपको। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/r² सी स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1। इसको जितना मर्जी फिर आगे सॉल्व करते जाओ, लेकिन मेन मकसद बताने का था कि दिस इज अ मैग्नीट्यूड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। एस ऑपरेटर रखा उसमें, एस ऑपरेटर के बाद फिर अगर साइनोसॉइडल है तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, अगर कोसाइन है तो फिर वो रियल पार्ट आ जाएगा उसमें, साइन है तो सिर्फ जे, जे मीन्स इमेजिनरी कंपोनेंट। बस इतना ही है। तो मैग्नीट्यूड का मैंने आपको पीछे बता दिया, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड का मैंने बता दिया आपको, क्या कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बस यही है। तो इसको हमने अब प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करना है यहाँ से। वाई एक्सिस पे हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक्स एक्सिस पे हमारे पास ओमेगा, क्योंकि अभी हम ओमेगा की इक्वेशन लिखी है पीछे। मैं यहाँ इक्वेशन फिर लिख दूँ, 1/, नीचे 1/r² सी स्क्वेयर ओमेगा प्लस 1, ये इक्वेशन है। तो अब हमने डिफरेंट ओमेगा वैल्यूज पे, ओमेगा 0 से शुरू किया तो ये 0 है, 0 + 1, 1/1 इज 1। ठीक है ना? तो मान लो ये जो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम 1 है, 1। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, इसी में ओमेगा की वैल्यू पुट करते जाओ, ज्यादा डिटेल में इतना मतलब, फिर भी बस थोड़ी सी वैल्यू रखूंगा और हमारे पास वीओ मैग्नीट्यूड की वैल्यू। सो दिस इज वीओ मैग्नीट्यूड at omega equal to 0, VO magnitude of VO is 1, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 है, 1/1 इज 1। अब ओमेगा की वैल्यू कोई भी इंक्रीज करते रहो तो एट ओमेगा इक्वल टू आर सी, चलो ओमेगा की वैल्यू हम आर सी के बराबर रख देते हैं, सीधा डायरेक्ट पे आते हैं। तो आर सी की वैल्यू हमने ओमेगा पुट कर दी, तो कितना इसकी वैल्यू आ गई? आर सी स्क्वेयर, ये आर सी 4 है, आर सी स्क्वेयर 1/r² सी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर आ गया,
1 1 + 2 से √2 होगा नीचे। ठीक है, एंड व्हेन इट इज इन्फिनिटी, ओमेगा इज इन्फिनिटी, देन क्या होगा इसकी वैल्यू, ये इन्फिनिटी है, 1/∞ 0, ये हो जाएगी 0 मैग्नीट्यूड। तो अब हम इस तरह से प्लॉट करते हैं इसका। ये मान लो इधर हमने वैल्यू रखी RC की, अगर हम 1/RC की रख के देखें पहले, तो कैंसल आउट करना इजी रहेगा। वैल्यूज सिंपल वैल्यूज ही रखनी ठीक है अभी, क्योंकि कैलकुलेटर यूज नहीं करना है हमें सिर्फ ये है। अगर 1/RC है ओमेगा की वैल्यू, तो यहाँ पर 1/RC हुआ, तो 1 RC कैंसल आउट हुआ, तो 1 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 1/1 + 1 का रूट आ गया √2। सिंपल। फिर इन्फिनिटी हुआ, अगर ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी है तो फिर वो 0 आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी नीचे है तो ये 0 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं। 0 पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 है, और 1/√2 है जो वैल्यू, वो 0.7 मान के चलते हैं। पॉइंट 7 अब ये 1 से शुरू किया हमने, ऊपर भी करना है, यहाँ पर आके जहाँ प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा पॉइंट हुआ, और फिर आगे जाके वो इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाता है। मान लो ये इन्फिनिटी है, आगे तक नहीं बनाएंगे, तो 0 हो जाता है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हुआ जो पहले मैंने आपको दिखाया था, और ये एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हुआ। इस आरसी सर्किट जो पीछे बनाया, उसी आरसी सर्किट का ये ट्रांसफर फंक्शन है, और उसमें अगर ओमेगा की वैल्यूज हम वेरी करते हैं, ओमेगा मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज अगर मेजर करते हैं, वेरी करते हैं, तो हमें आउटपुट भी वेरी मिल रही है, अलग अलग वैल्यू मिल रही है अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। और ये तो है ही पोल, मैंने पोल बताया था आपको, दिस इज अ पोल। तो यहाँ से फिर ये भी एक चीज पता चलती है कि पोल से आके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है। सो कट ऑफ हुआ 0.707 पे कट ऑफ होता था, मैंने पीछे बताया, तो वो कैसे होता है वो डिराइव करके बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ तो 0.707 पे होता था कट ऑफ, FL और FH, तो ये कट ऑफ हुआ, तो मीन्स पोल वो वाली फ्रीक्वेंसी पॉइंट है जहां पर कट ऑफ होता है फ्रीक्वेंसी का, जहां स्लोप चेंज होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका कट ऑफ। तो ये इस तरह का रिस्पॉन्स बना, ये हाथों से बनाया पूरा सही नहीं बना, क्योंकि कट ऑफ इतना नीचे दिखा दिया, हाफ पे 0.7 पे नहीं दिख रहा है, हाफ पे दिख रहा है, लेकिन ये एरर सिर्फ ड्राइंग की वजह से।
0.707 नॉर्मली यहाँ आना चाहिए, ये तो मान लो फिर यहाँ पर जंक्शन हुई और फिर यहाँ हुई, तो ये 0.707 तो इस तरह से होता है। तो इससे मतलब ये पता चल गया कि कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू वेरी करते जाएं, आरसी है तो आरसी की वैल्यू अगर वेरी करते जाएंगे तो ये वाला जो कट ऑफ है शिफ्ट होगा either to the left or to the right depending upon the value of RC, and this RC is the time constant, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट जो पीछे सर्किट बनाया है। इस सर्किट का जो आरसी सर्किट है इसका टाइम कांस्टेंट है आरसी। उसी आरसी वैल्यू पे हमें पोल मिलता है जहां पर शिफ्ट होता है स्लोप। ओके, तो ये टाइम कांस्टेंट है, और अगर टाइम कांस्टेंट हम जानते हैं, ये सिर्फ रिवाइज करने वाली बात है, ये आप जानते हो, इफ टाइम कांस्टेंट जो है उसको टाउ लिख देता हूँ जो कि इजी हो। इफ टाउ इज लार्ज द सिस्टम और द सर्किट, सर्किट बोल दो या सिस्टम बोल दो, द सर्किट बिकम्स स्लो। एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, तो स्लो का मतलब क्या हुआ, लेस फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। टाइम कांस्टेंट इज वेरी लार्ज, इसका मतलब बहुत टाइम लेगा वो राइज करने में और फॉल करने में। ये फॉल कर रहा है, ठीक है ना, पहले गेन 1 था तो आरसी पे जाके उसकी वैल्यू 0.707 हुई, उसके बाद वो जो गेन था 1 से नीचे जाता गया, 0 तक पहुंच गया, तो इट मीन फॉल, द गेन इज फॉलिंग फ्रॉम 1 to 0। तो लेकिन वो बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है, कितनी देर लगा दी उसने 1 से 0 तक जाने में। तो हम स्विच ऑन या ऑफ करते हैं जब, तो ये स्विच ऑफ समझ के चल, सो दिस इज नाउ टर्निंग द स्विच ऑफ। पहले ऑन था, 1 पे पूरा चल रहा था, फिर हमने ऑफ किया तो काफी स्लो हो गया, बड़ा टाइम ले रहा है ऑफ होने में। इसको मैं यहाँ ऑन लिख दूं, ये ऑफ है। तो ऑफ में ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लिया इसने, ये तो मैंने फास्ट दिखा दिया, वैसे स्लो है इससे भी ज्यादा। तो मान लो ऐसे है, कितना स्लो है, और ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो फिर टाइम कांस्टेंट और ज्यादा हो जाता है। तो जितना टाइम कांस्टेंट इंक्रीज होता जाएगा उतना स्लो होता जाएगा, तो वो इनवर्स ऑफ टाइम कांस्टेंट इज फ्रीक्वेंसी। लार्जर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, लोअर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी लो होगी तो बड़ा स्पीड उसकी कम होगी। वो डिपेंड करता है आप स्पीड स्लो चाहिए या नहीं। अगर स्पीड फास्ट चाहिए तो आरसी कांस्टेंट भी कम चाहिए, बहुत कम। तो आरसी कांस्टेंट कम कब होगा, आरसी दैट इज टाउ, आरसी कांस्टेंट कम होगा मींस टाइम कांस्टेंट कम होगा। तो वो कब कम होगा, इधर आर की वैल्यू कम हो और सी की वैल्यू कम हो। तो अगर टाउ लार्ज है, मतलब टाइम कांस्टेंट लार्ज है, तो इट मींस आर की वैल्यू या तो ज्यादा हो या सी की वैल्यू ज्यादा हो। तो सी की वैल्यू ज्यादा का मतलब लार्जर कैपेसिटर, लार्ज कैपेसिटर।
और लो फ्रीक्वेंसीज, और इन अदर वर्ड्स large time constant. तो large time constant means slow circuit, स्लो सर्किट। तो स्लो सर्किट के लिए कैपेसिटर लार्ज चाहिए, हमें काफी बड़ा कैपेसिटर चाहिए, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा चाहिए अगर हमें सर्किट स्लो रखना है। फास्ट सर्किट है, जैसे गीगाहर्ट्ज की स्पीड हो रही है, देन वी नीड स्मॉलर कैपेसिटर्स, वेरी स्मॉल कैपेसिटर्स। तो so small capacitors for high speed applications and large capacitors for slow circuits। दोनों का हो गया। तो ड्रॉबैक्स बाद में देखेंगे इनके, तो यही है। बाकी नेक्स्ट जो है नेक्स्ट में करेंगे।